इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर आप अपना कोई भी ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन दुकान खड़ी करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है उस चीज़ के लिए और आप कैसे कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम पहले देखेंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, बना सकते हैं अपनी ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन वेबसाइट, और उसके बाद आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। तो पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अब अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बता देती हूँ जो आपको मदद करेंगे। पहला है शॉपिफाई, दूसरा है विक्स, तीसरा है ज़ोहो कॉमर्स, चौथा है दुकान और पांचवा है गूगल शोरूम। इनमें से 5 में से 4 पे मैंने एक्चुअली इन डेप्थ एनालिसिस की हुई है। विक्स पे मैंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन बाकी चारों पे मैंने किया हुआ है कि उनके क्या क्या फ़ायदे, नुकसान, कैसे शुरुआत करनी है, लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हैं, कितना कॉस्ट, क्या सब कुछ जो आपको चाहिए वो सब उसमें मिलेगा। मैं उनके लिंक्स डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में भी। ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए ना आप 2 दिन अपने आप को देकर चलिए। पहले दिन में तो आप जितना भी ड्राफ्ट वर्क है, एक ड्राफ्ट अपना जितना भी आप जो भी कर सकते हैं एक टाइम में वो सारा कीजिए, और दूसरे दिन में जितने भी आपको फाइनल चेंजेस करने हैं, थोड़ा क्लीन अप करना है इधर उधर फाइनल करने से पहले, तो 2 दिन तो एटलीस्ट अपने ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करने के लिए, अपनी वेबसाइट को सेटअप करने के लिए अपना दे के रखिए। तो चलिए देखते हैं कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहले आता है, जब भी ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने की बात आती है, आपको अपना थीम फाइनलाइज करना है। तो आपको सोचना है कि आपको थोड़ा सिंपल थीम रखना है, आपको थोड़ा ट्रेंडी अट्रैक्टिव थीम रखना है, आपको वो सारी चीज़ थोड़ा एस्थेटिक्स पे देखनी होगी। इसमें हेल्पफुल होगा कि अगर आपके पास कोई है जो थोड़ा क्रिएटिविटी के बारे में जानता है, जो थोड़ा क्रिएटिव है, जो थोड़ा आर्ट, ड्राइंग, कोई अगर आपके पास ऐसा कोई है अवेलेबल, बहुत ही अच्छी बात है, आप उनसे थोड़ी मदद ले सकते हैं जानने के लिए कि मेरे को किस टाइप का थीम चाहिए, किस टाइप का थीम मैं यूज़ करूँ। बट सिंपल अगर करने के लिए कि अगर आप खुद अकेले हैं, आपको खुद ही फाइनल करना है सब कुछ, तो आई वुड सजेस्ट कि बिल्कुल सिंपल जितना होता है ना, एकदम वाइट बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड, ज़्यादा क्लटर नहीं, ज़्यादा इमेजेस नहीं, बहुत सारा टेक्स्ट वेक्स्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल और क्लीन जितना होगा उतना ही कस्टमर के लिए यूज़फुल और इफेक्टिव होता है। तो अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो आप एकदम जितना भी सबसे सिंपल आपको जो डिज़ाइन लग रहा है आप उसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है मेन्यू और कैटेगरीज की। हम मखाने का एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये पूरा ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने के टाइम पे हम मखाने का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब हमने बोला कि जब हमको मखाना, हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के साथ शुरू किया, मखाना, ठीक है। अब मखाने की लेकिन हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो अब आपको सोचना है, आपको ये फाइनलाइज करना पड़ेगा कि जब मखाने की बात आती है तो मेरे को कितने कैटेगरी में डिवाइड करना है। कि यार एक तो ये है कि आप ये सोच सकते हैं कि मुझे मखाना इस टाइप से डिवाइड करना है कि भाई फास्टिंग मखाना, चाट मखाना, रेगुलर, प्रीमियम मखाना, आपको इस टाइप से कैटेगरी डिवाइड करनी है, या फिर आपको प्राइस के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड करनी है, या फिर आपको डिवाइड करनी है मखाने की जो डिफरेंट क्वालिटी आती हैं उसके हिसाब से, कि छोटा बड़ा जो भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं उसके हिसाब से। तो ये आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से मखाने को बेचना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए अगर आपने सोचा कि यूज़ केस के हिसाब से मैं अपने आप को कैटेगराइज करूँगा कि फास्टिंग का अलग मखाना, रोज़ाना वाला अलग मखाना, खीर के लिए अलग मखाना, इस तरीके से। तो आप वो कैटेगरीज फाइनलाइज कर लीजिए और उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है। एक पेपर पेन पे आप लिख के कर सकते हैं कि जी ये अगर आप अपने कंप्यूटर पे करना चाहें तो आप उस पर भी कर सकते हैं। आपको कैटेगरीज फाइनलाइज करनी है और वो वैसे ही आप अपने स्टोर में भी उसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4 आप उसमें डाल सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है पेमेंट मेथड इंटीग्रेट करना। जी, क्योंकि ऑफकोर्स कस्टमर आ रहा है तो उसको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट मेथड चाहिए ही चाहिए, आपको पेमेंट कराना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, UPI तो आपके पास होना ही होना चाहिए। इंडिया में बात करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले का टाइम और था, लेकिन पिछले 5 सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अराउंड 60% ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अब UPI से होती हैं। तो UPI तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से UPI मेथड से इंटीग्रेट कराना है। UPI का एक मैं बहुत अच्छी बात बता दूं, चाहे आप कोई भी मर्चेंट से लें, आप सब UPI पे चलता है। तो आपके पास कोई भी मर्चेंट हो और कस्टमर के पास अगर दूसरा UPI भी है
तो उससे भी आप पेमेंट ले सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का अलग होना चाहिए। तो आप कोई भी जो आपको सहूलियत हो वो आप ले सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यूपीआई के ऊपर भी कौन से यूपीआई पेमेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अच्छे हैं बिजनेसेस के लिए, उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसका लिंक ऊपर डाल रही हूँ, आप जाकर उसको ज़रूर से देखिएगा फाइनलाइज करने से पहले। पहला होगा यूपीआई, उसके बाद हो गया आपका रेजर पे है, फिर आपका इंस्टामोजो है। आप ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके पेमेंट एंड टू एंड पेमेंट इंटीग्रेशन जो है वो आपको उसमें मदद करते हैं। चाहे आपको क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड्स हो गया, वॉलेट्स हो गया, डिफरेंट तरीके के और जो भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो सब के लिए। इंटीग्रेशन में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत ही सिंपल ईजी प्रोसेस होता है। जैसे आप करेंगे तो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही आपको कॉल करते हैं और वो आपको मदद करते हैं पूरा सेटअप करने में। तो आप वहाँ से आप निश्चिंत हो सकते हैं, बिल्कुल भी टेक्निकल आपको कुछ नहीं करना है, बस वो कुछ जो डिटेल्स मांगते हैं आपको वो डिटेल्स उनको देनी होती है। ये हो गया। और वो आपको पॉलिसीज़, ऑफ कोर्स पॉलिसीज़ ज़रूर जानिएगा फाइनलाइज करने से पहले कि कितने टाइम में आपको पैसा मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट से कटने के बाद कितने टाइम में आएगा, 24 घंटा 48 घंटा, जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं। तो ये ज़रूर से आप उनसे पूछिएगा ज़रूर। पेमेंट इंटीग्रेशन करने के बाद एक्चुअली ये स्टेप थोड़ा पहले आता है डोमेन नेम। आपको डोमेन नेम थोड़ा पहले ही सोच लेना चाहिए कि आपको डोमेन नेम कैसे चाहिए। तो डोमेन नेम के लिए ना देखिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जाइए, ऑलरेडी आप डोमेन नेम आपने कहीं खरीद लिया और आप उसको जाके इंटीग्रेट कर दीजिए अपने ऑनलाइन स्टोर में, ठीक है। अगर आपके पास वो है तो कोई बात ही नहीं, अगर आप ऑलरेडी आपके पास डोमेन है। बट अगर आपके पास नहीं है डोमेन, आपको नया डोमेन खरीदना है, तो आप जैसे मैंने आपको भी जितनी वेबसाइट्स बताई, मोस्टली वेबसाइट्स पर आप अपना जाके डोमेन नेम वहीं के वहीं भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप जो एक दो और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डोमेन नेम खरीद सकते हैं। पहला है आपका गोडैडी। गोडैडी बहुत ही फेमस है डोमेन नेम खरीदने के लिए। और दूसरा है होस्टिंगर, ठीक है। वहाँ जाके भी आप अपना डोमेन नेम खरीद सकते हैं और चाहें तो इन प्लेटफॉर्म्स पे भी जाके डोमेन नेम अपना खरीद सकते हैं। एक छोटा सा टिप, डोमेन नेम हमेशा याद रखिएगा, वेबसाइट का जो भी नाम है ना, जितना सिंपल हो सकता है ना और जितना कस्टमर से रिलेटेड हो सकता है, जो भी चीज़ें वो डेली बेसिस पर याद करते हैं या जो उनसे रिलेटेड है, जितना उनसे रिलेटेड हो सकता है और सिंपल हो सकता है उतना रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें उनके मुंह पे चढ़ी हुई हैं। तो अगर आपका बिजनेस का जो डोमेन या वेबसाइट का नाम होगा वो उससे रिलेटेड होगा तो वो कस्टमर उससे ज़्यादा जल्दी रिलेट कर पाएगा। अब उसके बाद आता है आपको प्रोफेशनल अपनी ईमेल आईडी बनानी है कस्टमर के साथ बात करने के लिए या कोई भी आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए। तो जो भी आप डोमेन नेम लेंगे उसी से जो भी आप डोमेन आपका रहेगा उसी में ही आपको ईमेल आईडी भी अपनी उसी से भी ही बनाइएगा जो भी आप अपना डोमेन नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपके कस्टमर्स को लगे कि आप अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हैं और जो भी आपका कम्युनिकेशन जाए वो बिज़नेस की ईमेल आईडी से ही जाना चाहिए। सोशल मीडिया हैंडल्स, आप अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिस भी टाइप का आपका प्रोडक्ट है और आपके कस्टमर्स आपको लगता है जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स बनाइए अपना, वहाँ पे अपने बिजनेस के नाम से सोशल मीडिया हैंडल्स ज़रूर से बनाइएगा। अब शुरुआत करने के टाइम पे आप 3 जगहों से शुरुआत कर सकते हैं। पहला है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप पूरा बिजनेस का जो भी आपका स्टोर है वो आप बना सकते हैं। दूसरा है आपका इंस्टाग्राम और तीसरा है आपका फेसबुक। शुरुआत में आप इन तीनों से शुरुआत कर सकते हैं और अगर आपको बाद में लगे टेलीग्राम और शेयर चैट वहाँ पे आपके कस्टमर्स हैं तो आप वहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका सोशल मीडिया हैंडल्स अपने ये सेटअप करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट की ट्रैकिंग सेटअप करनी है, यानी कि जब आपके कस्टमर्स आएंगे, जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, आपको उनका ट्रैक रखना है, कौन आ रहा है, किसने खरीदा है, जिसने नहीं खरीदा आपको उसको रीटारगेट करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, जब तक आपके पास ट्रैकिंग नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे। तो ट्रैकिंग के लिए आपको 2-3 इंटीग्रेशन आपको करने होंगे, जैसे कि पहला है गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन और दूसरा है आपका फेसबुक पिक्सल इंटीग्रेशन। ये दोनों तो आपके वेबसाइट में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा और एडवांस टूल्स हैं एनालिटिक्स के लिए, बट वो अभी ज़रूरत नहीं है। बट आप इन दोनों से शुरुआत कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपकी वेबसाइट पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन कितना रुक रहा है, कितना एंगेजमेंट टाइम है, कितना कौन किस पेज पे ज़्यादा रुक रहा है, कितना ज़्यादा खरीद रहा है, ये जानने के लिए। और फेसबुक पिक्सल की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप एड्स चलाएंगे उस टाइम पे। उसके बाद जब आपने एक बारी ट्रैकिंग सेटअप कर लिया, ट्रैकिंग सेटअप करने के बाद आता है आपके पास CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम।
अब इस बहुत सारे CRM प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। एक तो है कि जी आप अपना खुद का इन हाउस कीजिए, बट उसमें बहुत सिरदर्दी है, बहुत ज़्यादा। तो शुरुआती टाइम पे जब तक आपका कस्टमर बेस साइजेबल नहीं हो जाता, बहुत सारे कस्टमर्स नहीं आ जाते, तब तक आप जैसे एक बहुत ही फेमस है कैलाश करके, कैलाश CRM प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं, उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ना मैं सारे लिंक्स जितने भी मैं जिन जिन चीज़ों की भी मैं बात कर रही हूँ और जिन जिन पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आज तक, मैं सबके लिंक डाल दूँगी ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे वो चीज़। अब आपने CRM फाइनल कर लिया और उसको आपने इंटीग्रेट कराना है। अब बात आती है कि आप जो लिस्टिंग बनाएंगे प्रोडक्ट्स की स्टोर पे, कंटेंट क्या लिखेंगे, आपको वो ऑप्टिमाइज़ करना है। अब ऑप्टिमाइज़ मतलब आपकी लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। अब उसके लिए ना 3-4 चीज़ें होती हैं लिस्टिंग में जो लिस्टिंग को बहुत अच्छा बनाती हैं और बहुत बुरा बनाती हैं, ठीक है। लिस्टिंग में पहला आता है कंटेंट, दूसरा आता है कीवर्ड्स, तीसरा आता है इमेज विजुअल्स और चौथा आता है यूनिकनेस, यानी कि आपकी जो लिस्टिंग है उसका कंटेंट कितना अच्छा है, वो कितना SEO फ्रेंडली है, उसके इमेजेस कितने सुंदर, इमेजेस वीडियो कितने सुंदर है और कितना यूनिक है बाकी आपके कंपटीशन की लिस्टिंग से। तो इसी के लिए अब हम कैसे करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल है। आजकल AI की वजह से ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब चीज़ बहुत ही आसान हो गई है। देखिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। पहला स्टेप है कि आपको ना एक रफ ड्राफ्ट बना लेना है, पेपर पेन लेकर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पे, फ़ोन पे, जहाँ पर भी आपको लगे। आपके मन में अगर आपको मखाना बेचना है, मखाना फॉर सपोज कीजिए मखाना फॉर फास्ट, आप कैसे बेचना चाहते हो, आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं ना, आप वो लिख दो। आप ये मत सोचो कि भाई ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सब चीज़ें छोड़ दो। आप एक रफ ड्राफ्ट बना लो कि जी रफ ड्राफ्ट बना के आपने बना लिया कि मेरे को ऐसे लिखना है, ठीक है, 250-300 वर्ड्स का। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है, कैसे किस तरीके से आप कीवर्ड प्लानर, SEO प्लानर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस टाइम पे आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताए थे प्लेटफॉर्म्स, वो सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो कीवर्ड्स निकालने के लिए, जो थे अलियोरा, Amazon कीवर्ड प्लानर एक्सटेंशन, गूगल कीवर्ड प्लानर, देन उसके बाद आपके पास आता है गूगल ट्रेंड्स। इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड प्लानर्स हैं, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो भरे पड़े हैं, जो भी आपका मन करे उठा लो, जो भी आप चाहते हो। वहाँ से कुछ 10 से 15 कीवर्ड्स आप निकाल लीजिए जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ मखाने के केस में मखाने से जो रिलेटेड है, आपने वो 10 कीवर्ड्स निकाल लिए। अब अपने जो आपका कंटेंट है ना, आप उसको दोबारा देखो। अब ट्राई करो ये जो कीवर्ड्स हैं वो कहीं कहीं फिट इन कर सको आप उन्हें, ठीक है, एटलीस्ट 1 से 2 बारी। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए, तो 1 से 2 बारी। जनरली एक रूल होता है, थंब रूल होता है कि आपके कंटेंट में ना कीवर्ड डेंसिटी 1 to 2% होनी चाहिए। 1% ऑफ द कंटेंट, 1 to 2% ऑफ द कंटेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गूगल को लगता है कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग हो गई है, मतलब कीवर्ड भर दिया है, कंटेंट रियल नहीं लगता, ठीक है। तो जो भी आपने कीवर्ड लगाए 1 या 2, दैट्स इट, ठीक है। आपने कीवर्ड डाल लिया। अब एक काम कीजिए, बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, कुछ भी नहीं आपको बताना तो ChatGPT है, उसके अलावा बहुत सारे हैं, परप्लेक्सिटी है, और अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे AI कंटेंट प्लेटफॉर्म्स बहुत ही सारे अवेलेबल है। वहाँ पर अपना जो रफ ड्राफ्ट है इसको उठाइए और ऐसे की ऐसे पेस्ट कर दीजिए और इधर नीचे आप प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, रिवाइज दिस कंटेंट फॉर अ प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते रहिए, रिवाइज दिस कंटेंट फॉर अ प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑफ माई वेबसाइट विच सेल्स मखानाज। मखाना को आप चेंज कर दीजिए, जो भी सेलिंग, जो भी आप बेचते हैं, विच सेल्स विद द ब्रांड नेम ऑफ this. The word limit should be 250 to 300 characters. It should be engaging, it should be persuasive, कि आपको लिटरली यही लिखना है सिर्फ, जो मैं आपको प्रॉम्प्ट बोल रही हूँ। It should be engaging, it should be persuasive and yet simple English words. आप ये लिखिए, आपके पास कंटेंट के जितने वर्जन्स आपको चाहिए वो लिख लीजिए, कम से कम 6-7 वर्जन्स बनाइएगा ताकि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक रहे। यानी कि आप अपनी वेबसाइट पर अलग से कंटेंट डालिए, आपकी जो बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप लिस्टिंग करेंगे, जब भी करते हैं कि गूगल मैप बिजनेस पे लिस्टिंग कर रहे हैं, जस्ट डायल पे लिस्टिंग कर रहे हैं, सुलेखा पर लिस्टिंग, जहाँ पर भी लिस्टिंग कर रहे हैं, सब जगह, ताकि आपके पास यूनिक कंटेंट हो सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ जो दिखता है वो बिकता है।
यानी कि इमेजेस और वीडियोस ना कंटेंट से ज़्यादा काम करती हैं आज के टाइम पे कस्टमर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, शुरुआती के लिए ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं इमेजेस पे, वीडियोस पे, तो जो रॉयल्टी फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे पेक्सल्स है एक, पेक्सल्स मुझे पता है, ऐसी बहुत सारे रॉयल्टी फ्री, आपको बस सर्च करना है गूगल पे रॉयल्टी फ्री इमेजेस या रॉयल्टी फ्री वीडियोस, सिंपल, ठीक है। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते और आप वो आसानी से अपने बिजनेस के लिए इमेजेस, क्वालिटी वीडियोस यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग में। जब आपका बिजनेस थोड़ा सा और बढ़ जाए, आपके पास साइजेबल कस्टमर बेस हो जाए, उसके बाद आप जो पेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे शटरस्टॉक है, इस टाइप के, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट वो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जब आपका एक बिज़नेस स्थिर हो जाए, एक लेवल पे पहुँच जाए, उसके बाद आप शटरस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं। और जब एकदम बहुत ही अच्छा हो जाए और ऑलमोस्ट एक ब्रांड की तरह बन जाए और लोग बहुत, आपका जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है पॉपुलर हो जाए, तब आप खुद के फ़ोटोशूट्स करा सकते हैं, वीडियो करा सकते हैं, जो आप अपनी बिजनेस लिस्टिंग में डाल सकते हैं। पर शुरुआती के लिए स्टार्ट कीजिए रॉयल्टी फ्री प्लेटफॉर्म से, जैसे मैंने अभी बताया पेक्सल्स है और बाकी सारे। अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी जो कंटेंट है ना, आपकी जो लिस्टिंग है, वो कैसे एकदम स्क्रैच से लेकर अंत तक इतनी सुंदर बनानी है। और इसमें आपको ना केवल 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा नहीं लगेंगे, जो भी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया लिस्टिंग करने का। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके हाथ में ऐसे परोस दिया जाता है कि लीजिए, जाइए और बिजनेस बनाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जानने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो, उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मुझे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, मैं हमेशा से रिप्लाई करती हूँ, आपको पता है। मेरे कमेंट्स में डालिए, मेरी ईमेल आईडी है vartak@bforbusiness.info, आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।